Hello students, I welcome you all to this lesson. Today we will discuss poem, the very first poem of your Beehive book, that is The Road Not Taken, written by Robert Frost. So this well-known poem is about making choices and the choices that shape us. Robert Frost is an American poet who writes simply but insightfully about common or ordinary experiences. So, before discussing or before explaining the poem, let's discuss the meaning of the title. The title is Road Not Taken. So, basically, the title says that uh, these roads, like road not taken, so the road symbolizes our life. Here, the poet says that the path that we don't choose in our life is the road not taken. जो रास्ता हमने नहीं चुना अपनी लाइफ में. He describes his feelings about the choice that he had left in the past. The path which we have chosen decides our future, our destination. जो रास्ता हम चुनते हैं वो हमारा फ्यूचर या हमारी डेस्टिनेशन डिसाइड करता है. The important message that the poet wants to give is that the choice that we make has an impact on our life or on our future. And if we make a wrong choice, we regret it but cannot go back. हम वापस नहीं जा सकते हैं. एक बार इफ़ हमने रास्ता चुन लिया है तो वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा, हम उससे वापस नहीं जा सकते. इसीलिए पोइट कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं आपके जो बड़े लोग होते हैं वो आपको समझाते हैं दैट वी मस्ट बी वाइज वाइल मेकिंग चॉइसेस. जब हम कोई भी चॉइस करते हैं या अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन लेते हैं वो हमें बहुत सोच समझ के और बहुत ध्यान से लेना चाहिए. So this poem is also about taking decisions in our life. So Robert Frost wanted to give one message that we have to make our choices very wisely. So we'll discuss this poem stanza wise. So the very first stanza I'll read out first. Here it is. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. So first we'll discuss the word meanings. Very first line, here is the word diverged, that means separated and took a different direction. And then yellow wood means a forest with decomposing leaves. एंड अंडर ग्रोथ, डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेज मीन्स आप कह सकते हैं फॉरेस्ट की बात हुई है यहाँ पर. सो हेयर इन स्टेंजा 1, वंस द पोइट वॉज वॉकिंग डाउन रोड एंड देन देयर वॉज अ डाइवर्जन. एक रास्ता आता है जहाँ पर दो रास्ते हैं, मतलब एक डाइवर्जन आ रहा है जहाँ पर दो रास्ते हैं सामने. देयर वर टू डिफरेंट पाथ्स एंड ही हैड टू चूज़ वन आउट ऑफ देम. उन दोनों रास्तों में से जो ट्रैवलर, जो पोइट है, जो ट्रैवलर वी कैन से, उसको एक रास्ता चुनना है. उन दोनों रास्तों में से एक रास्ता चुनना है. सो द पोइट सेज दैट ही वॉज वन पर्सन, ही कुड ट्रैवल ऑन वन रोड. यहाँ लाइन है एक, दैट एंड बी वन ट्रैवलर. एक ट्रैवलर होने के नाते वो एक ही रास्ता चुन सकता था. सो उस अब रास्ता चुनने से पहले here it is written, long I stood and looked down one as far as I could. अब वो को अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन लेने से पहले वी हैव टू थिंक अबाउट इट. हमें उसके बारे में सोचना पड़ता है, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, हम कह सकते हैं. सो हेयर अगेन, लाइक इन दिस स्टैंजा ऑल्सो ही इज सेइंग दैट वो उस रास्ते पे रुक के बहुत देर तक उस रास्ते को देख रहे हैं, उन दोनों रास्तों को देख रहे हैं कि उनको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए. सो हेयर येलो वुड यूज़ किया है इन्होंने वर्ड. येलो वुड मीन्स अ फॉरेस्ट विद लीव्स विच आर वेयरिंग आउट एंड दे हैव टर्न येलो इन कलर. येलो कलर की हो गई हैं जो लकड़ियां हैं या जो पत्ते हैं वहाँ पर. सो द सीज़न आप कह सकते हैं ऑटम का है. It represents a world which is full of people, where people have been living for many years. They represent people who are older than the poet. अब यहाँ पर आप कह सकते हैं जो रास्ते की बात हुई वहाँ पर यह है कि उन लोगों की पोइट जो है अभी न्यू जनरेशन की आप कह सकते हैं और पुराने लोगों की बात हो रही है. द पोइट केप्ट स्टैंडिंग देयर, उस रास्ते पे वो रुके हुए हैं और क्या कर रहे हैं, स्टैंडिंग देयर एंड
लुकड एट द पाथ वेरी केयरफुली एज फार एज ही कुड सी, जहाँ तक उनकी आप कह सकते हैं नज़र जा रही थी उस रास्ते को देख रहे थे, एग्जामिन कर रहे थे वी कैन से कि उनको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। बिफोर टेकिंग द पाथ ही वॉन्टेड टू नो हाउ इट वॉज, वो जानना चाह रहे थे कि वो रास्ता जो वो चूज़ करने वाले हैं वो कैसा है। वॉज इट सुटेबल फॉर हिम और नॉट, उनके लिए वो रास्ता सुटेबल है या नहीं, उनकी लाइफ के लिए ये डिसीजन ठीक होगा या नहीं। ही वॉज एबल टू सी द पाथ टिल फ्रॉम वेयर इट कर्व्ड आफ्टर विच इट वॉज कवर्ड विद ट्रीज एंड वॉज हिडन। उस रास्ते को वहाँ तक देख रहे थे जहाँ तक वो देख सकते थे। सो कह सकते हैं इट हैपन्स इन आवर लाइफ ऑल्सो, हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है दैट व्हेन वी हैव चॉइसेस वी हैव ऑल्टरनेटिव्स बट वी हैव टू चूज ओनली one out of them. We take time to think about the pros and cons, whether it is suitable for us or not. हम अपनी लाइफ में भी, हमारे लाइफ में भी ऐसा होता है कि जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स होते हैं कि हमें जो डिसीजन लेना है वो किस तरीके का लेना है, वो ठीक है हमारे लिए या नहीं। एंड इन दैट सेम वे इन स्टैंजा वन पोएट इज स्टैंडिंग देयर, और उस रास्ते को बहुत ध्यान से देख रहे हैं कि उनको वो रास्ता चुनना है, कौन सा चुनना है और कौन सा उनके लिए ठीक होगा। So it was stanza 1, and then we'll discuss now stanza 2. So then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. So here fair means as good as the other one. Claim they have used, it is better option. Claim means better option, and then they have used grassy word here, that means unused, जो use ना किया हो। wanted where मतलब had not been used, same जो use ना हुआ हो। So the poet kept on looking at one path for a long time to check if it is the right path for him or not, and then he decided that to walk on one path. He decided and started walking on another because he felt that the both paths were equally good. अब उन्होंने एक रास्ता चुन लिया, उनको ये लगा कि दोनों ही रास्ते अच्छे हैं उनके लिए, इसलिए उन्होंने एक रास्ता चुन लिया। और उन्होंने यहाँ पर फेयर वर्ड यूज़ किया है, ही सेज जस्ट एज फेयर, दैट मीन्स सो ही फेल्ट दैट बोथ पाथ्स वर इक्वली गुड एंड स्टार्टेड वॉकिंग ऑन वन ऑफ देम। उन्हें लगा दोनों रास्ते अच्छे हैं, उनमें से एक रास्ते पे वो चलने लगे। और ही एड्स दैट, उन्होंने ऐड भी किया है और आगे बताया है दैट मे बी ही फेल्ट दैट द पाथ वॉज बेटर फॉर हिम, सो ही चूजेज इट एज इट हैड ग्रास ऑन इट, विच मीन्स दैट इट वॉज अनयूज्ड। और उन्होंने वो जो रास्ता चुना है वो रास्ता आप कह सकते हैं उन्होंने इसलिए चुना कि उस रास्ते पे कम लोग चले थे, क्योंकि वो रास्ता क्या था, ग्रासी था। एंड वॉन्टेड वेयर मीन्स दैट इट वॉज नॉट वॉकड ओवर बाय मैनी पीपल, मतलब उस रास्ते पे कम लोग चले थे, बहुत सारे लोग नहीं चले थे। दैट्स वाई एक और रीज़न आप कह सकते हैं उन्होंने ये रास्ता चुनने का दिया। आफ्टर ही वॉकड ऑन द पाथ फॉर सम डिस्टेंस ही रियलाइज दैट बोथ द पाथ्स हैड बीन वॉर्न आउट द सेम वे। नाउ हियर इज अ लाइन दैट though as for that the passing there had warned them really about the same. जब वो उस रास्ते पे आगे चले हैं, he realized that both the paths had been worn out like same way, सेम तरीके से। स्टार्टिंग में उनको लगा ये रास्ता जो है कम लोग इस पे चले हैं, लेकिन ये आगे जाके उनको रियलाइज़ हुआ कि ये जो रास्ता है वो दूसरे रास्ते की तरह है, उस पर भी जितने लोग चले थे इस रास्ते पे भी उतने ही लोग चले हैं। बोथ द पाथ्स वर सिमिलर, दोनों ही रास्ते क्या थे, सेम थे। और अगर मैं कहूँ इवन इन आवर लाइफ ऑल्सो, हमारी लाइफ में भी वी टेक एनी पाथ और ऑप्शन बट ऑल ऑफ देम हैव द सेम बेनिफिट्स, डिसएडवांटेजेस, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, एंड वी मस्ट फेस दैम, हमें उनको फेस करना पड़ेगा। वी थिंक दैट वी आर चूजिंग अ बेटर ऑप्शन बट इफ़ इज़ नॉट दैट वे, अगर वो ऐसा नहीं है तब भी वी हैव टू, वी कैन से फेस द प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस। अगर उस रास्ते पे चल के हमें हमने एक रास्ता चुन लिया, उस रास्ते पे चल के हमें थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ भी हो रही हैं, तो वी हैव टू फेस देम। So this was stanza 2, now stanza 3. And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. So here they have used trodden means walked over, मतलब चलना रास्ते पे।
So the poet says that both the paths were similar that morning. Both had leaves on them, and no one had stepped on them as they were still green in color. Now, there's a line that this is where is it? And both that morning equally lay. सेम उस मॉर्निंग में वो रास्ते उनको सेम लग रहे थे. इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक. क्यों? क्योंकि उस पे जो पत्ते गिरे हुए थे उस रास्ते पे वो कैसे थे? ग्रीन इन कलर थे, उनका रंग नहीं बदला था. इसलिए जो दोनों रास्ते थे वो सेम हो चुके थे, मतलब सेम हो चुके थे एज इन बोथ द रोड्स वर फुल ऑफ लीव्स, ग्रीन लीव्स. उस पर लोग नहीं चले थे, इसलिए उनकी पत्तियों का कलर भी क्या था? चेंज नहीं हुआ था, ग्रीन कलर था. सो ही डिसाइडेड दैट डे ही वुड टेक वन पाथ एंड कीप द अदर पाथ फॉर अनदर डे. अब उनको क्या, उन्होंने सोचा कि जो रास्ता है, जिस रास्ते को उन्होंने चूज़ कर लिया है उस रास्ते पे वो अभी चलेंगे एंड देन सेकंड रास्ते को वो नेक्स्ट डे के लिए छोड़ देते हैं. ही न्यू, अब उन्होंने ये कह तो दिया कि वो रास्ते अगर दूसरे दिन के लिए छोड़ देते हैं, बट he knew that he could not go back on the choice that he had made. एक बार हम कोई भी रास्ता चूज़ कर लेते हैं तो इट्स डिफ़िकल्ट टू कम बैक. उस रास्ते पे वापस आना बहुत मुश्किल होता है. सो ही न्यू, वो जानते थे, ही न्यू दैट ही कुड नॉट गो बैक ऑन द चॉइस. वो उस रास्ते पे जा नहीं सकते थे. सिमिलरली इवन इन आवर लाइफ, हमारी लाइफ में भी, वंस वी चूज़ एन ऑप्शन वी मस्ट कीप ऑन मूविंग अहेड. हमें आगे ही चलना होगा उस रास्ते पे जो हमने चूज़ किया विद दैट ऑप्शन, एंड वी नेवर गेट अ चांस टू कम बैक एंड टेक द अदर ऑप्शन दैट वी हैड लेफ्ट अर्लियर. जो हमने रास्ता छोड़ दिया है उसको वापस आके उस रास्ते पे चलना, इट्स नॉट वी कैन से ईजी, इट्स नॉट ईजी. आप वापस आके उस रास्ते को नहीं चुन सकते. दैट्स वाई पोएट इज सेइंग दैट वी हैव टू चूज़ वन एंड वाइजली. बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के हमें अपनी लाइफ में डिसीजंस लेने चाहिए. सो इन स्टैंजा 4, I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the differences. So here they have used word sigh. Sigh means deep breath, जो हम गहरी सांस लेते हैं, that is sigh. And hence here they have used for future. So he says that in the future, he will take a deep breath and say that once upon a time he had reached such a point in life that there were no option for him, and he traveled on that road which had been traveled upon by lesser number of people. That decision of his decided his future. So he says that in the future, वो कहते हैं कि वो फ्यूचर में एक गहरी सांस के साथ बताएंगे कि वंस अपॉन अ टाइम, एक बार वो इस पॉइंट पे पहुंच चुके थे जहां उनको 2 ऑप्शंस थे उनकी लाइफ पे, और उन्होंने 2 रास्ते थे, उन्होंने एक रास्ते को चूज़ किया चलने के लिए, और उस रास्ते को चूज़ किया जिस पे कम लोग चले थे. एंड उनका जो डिसीजन था, दैट डिसीजन वो उनका, आप कह सकते हैं, पूरे फ्यूचर के लिए था. दैट डिसीजन ऑफ हिज डिसाइडेड हिज फ्यूचर. सिमिलरली in future when you grow up, अगर हम आपकी बात करें, you students, in future when you grow up, then you will say that once upon a time when you were young you had 2 options. आप यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो फ्यूचर में ऐसा कहेंगे. दैट्स वाई आई एम गिविंग एग्जाम्पल दैट आप भी अपने फ्यूचर में ऐसा कह सकते हैं कि येस, व्हेन जब आप बड़े हो जाएंगे तब कह सकते हैं वंस अपॉन अ टाइम व्हेन यू वर यंग यू हैड 2 ऑप्शंस. आपके पास 2 ऑप्शंस थे. द चॉइस दैट यू मेड यू व्हाट यू बिकम ऑफ इट. आपने जो चूज़ किया, जो आपने उस टाइम पे चूज़ किया, उसी के बेस पे आपका फ्यूचर है. अभी जब आप जहाँ पर हैं वो आप किस पे बेस्ड है? आपकी डिसीजन पे जो आपने अपने यंग एज में लिया होगा. So this is very strong message for you all students, that you should be wise and be careful while taking or while making choices out of the options that you have in your life, because your future depends on the choice that you make today. जो आप आज अपनी choices ले रहे हैं अपने फ्यूचर को लेके, वो आपका फ्यूचर
डिसाइड करेगी, और वी कैन से आपका फ्यूचर शेप करेगी, आपका फ्यूचर अच्छा बनाएगी। इफ़ यू आर टेकिंग राइट डिसीजन एट पर्टिकुलर टाइम, आप अपने इस टाइम पे अगर अपना अच्छा डिसीजन ले रहे हैं, दैट मीन्स योर फ्यूचर विल बी सिक्योर, शेप्ड, अच्छा फ्यूचर होगा। सो दैट्स वाई पोइट इन दिस पोएम wanted to give a message that we have to be very, very, very wise while taking decisions. So that was the poem. So we'll discuss now literary devices, poetic devices in this poem they have used. So first I'll tell rhyme scheme. So in whole poem rhyme scheme is same, that is A B A A B. As you can see in stanza 1, wood is rhyming with stood and could, and second word both is rhyming with the last word undergrowth. So A B A A B. So the rhyming scheme is A B A A B for all the stanzas. Stanza 4, fine. So the rhyming scheme of the poem is A B A A B. Now they have used symbolism. Symbolism is we can say when we जब हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी चीज़ को किसी और दूसरी चीज़ से। सो यहाँ पर इन्होंने किससे यूज़ किया है, जो रोड है, जो 2 रोड्स हैं, उन्होंने रिप्रेजेंट किया है चॉइसेस से। जो 2 रास्ते जा रहे हैं जो पोएम में है, वो सिम्बलाइज कर रहे हैं किसको, आपकी लाइफ की चॉइसेस को। सो दे हैव यूज सिम्बोलिज्म। सिम्बोलिज्म में लिटरेरी डिवाइस है। एंड देन थर्ड दे हैव यूज एनाफोरा. एनाफोरा इज अ डिवाइस वेयर द सिमिलर वर्ड दे लाइक यूज होता है हर एक आप कह सकते हैं 2 या 3 लाइन को स्टार्ट करने में। इन फर्स्ट पैराग्राफ यू कैन सी and second line is starting from and word, third line is starting from and word, and the fourth line is also starting from the word and. So here we have anaphora. And sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood, and look down one as far as I could. So this 2 3 and 4, so 2 3 and 4, yes, 2 3 and 4 line are starting with the word and, that is called anaphora. ठीक है, and the spelling is ANAPHORA, anaphora. And then the fourth one is they have used alliteration. Alliteration is a repeated sound of consonants. We can say consonant sound जो repeated आप कह सकते हैं बार बार यूज़ होती हैं. So आप पोएम में देख सकते हैं wanted where W sound बहुत यूज़ हो रही है. And then we have first for FF sound यूज़ हुई है. And then though, that, the, there. In second paragraph the sound is very prominent. And then they have used repetition. Repetition is a आप कह सकते हैं किसी भी वर्ड को रिपीट करना. सो इसमें भी इन्होंने repetition डिवाइस यूज़ की है. लास्ट पैराग्राफ में as you can see they have used ages and ages. So ages word they have used twice. So this is repetition. So students, these are the literary devices